नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। 10 तारीख जिसमें सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। 10 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है और तूफानी रफ्तार से कैंपेन चल रहे हैं। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने भी लोगों को बाहर निकल कर वोट करने के लिए कई नई कोशिशें की हैं, जैसे कि मशहूर टीवी स्टार्स कपिल शर्मा जैसे लोगों से अपील कर रहे हैं वो कि बाहर निकलें, वोट डालें। आज हम लोग में लोकसभा चुनाव में दिल्ली के दावेदारों की बात। दिल्ली हमेशा से अलग अलग हुक्मरानों की राजधानी रही है। मुगलों की राजधानी रही दिल्ली। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता के बाद दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। जब से दिल्ली में अपनी सरकार बनी, कांग्रेस यहां पे हावी रही है, लेकिन 3 मुख्यमंत्री दिल्ली को बीजेपी ने भी दिए हैं। ये अलग बात है कि सिर्फ 5 साल के अंदर ही हो गए थे। साहब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना और सुषमा स्वराज बीजेपी से यहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन 2004 और 2009 में कांग्रेस हावी रही। अभी दिल्ली में 7 जो एमपी हैं दिल्ली से वो कांग्रेस के हैं। दिल्ली में सिर्फ 7 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति पर इन 7 सीटों की अहमियत बहुत ज्यादा है। इस दफा एक तरफ आम आदमी पार्टी की साख दांव पे लगी है क्योंकि दिल्ली उनका स्ट्रांग होल्ड है। 49 दिन उन्होंने यहां सरकार चलाई। दूसरी तरफ बीजेपी इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करने की कोशिश में लगी है क्योंकि कथित लहर है नरेंद्र मोदी की। पिछले चुनाव में 7 सीटों पर कब्जा जमाने वाली कांग्रेस के पास इस बार इज्जत बचाने की चुनौती है। दिल्ली के उम्मीदवार भी बहुत दिलचस्प हैं। नेताओं के साथ साथ गायक हैं, अभिनेता हैं और ढेर सारे पत्रकार हैं मैदान में। अब देखना होगा कि दिल्ली के 1,19,32,000 मतदाता किसे दिल्ली से लोकसभा में भेजेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे पास यहां एक पैनल पूरा मौजूद है, लेकिन इससे पहले हम आपको ओपिनियन पोल कुछ दिखा दें जो कि अलग अलग एजेंसीज ने किए हैं। एनडीटीवी के पोल की सबसे पहले बात करते हैं। एनडीटीवी के लिए हंसा रिसर्च ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक बीजेपी को 4 सीट मिलने का अंदाजा है। 7 में से कांग्रेस को 1 सीट और अन्य जो हैं अदर्स उनको 2 सीट। इसमें आप भी हो सकती है, 2 सीट का अनुमान है। दूसरा सर्वे है एबीपी न्यूज और नीलसन ओपिनियन पोल। उसके मुताबिक कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अंदाजा है, बीजेपी को 3 सीटें मिलने का अंदाजा है, आपको 3 सीटें मिलने का अनुमान है। और आईबीएन के सीएसडीएस का जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक बीजेपी 3 से 4 सीटें हासिल करेगी, आप 2 से 3 सीट और कांग्रेस 0 से 1 सीट। इसके अलावा इंडिया टुडे के लिए सिसेरो ने जो ओपिनियन पोल किया है उसमें बीजेपी को 5 से 7 सीटें दी गई हैं, आम आदमी पार्टी को 0 से 2 के बीच में और कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान है। तो ये है ओपिनियन पोल्स जो अलग अलग हैं उसकी एक झलक। और मैं अब आपको अपने पैनल से मिला दूं। सब बीजेपी से संबित पात्रा यहां पर हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। रागिनी नायक हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरे साथ संजय सिंह हैं, पॉलिटिकल एडिटर जो फर्स्ट पोस्ट के हैं। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज हैं आम आदमी पार्टी से और सैयद अतहर दहलवी हैं जो चेयरमैन हैं अंजुमन मिन्हाज रसूल के। रागिनी, सबसे पहला सवाल आपसे। 2009 में 7 लोकसभा सीट आपके पास है, आप लोग यहां पर हावी रहे हैं। ऐसे भी दिल्ली जो है वो कांग्रेस को वोट करती रही है, लेकिन इस दफा जो तमाम ओपिनियन पोल है उसमें 0, 1, 2 मैक्सिमम। अब ये 4 अलग अलग एजेंसीज का है। क्या वजह है कि चुनाव में जिस तरह से असेंबली इलेक्शंस में जैसा, उसी की एक झलक यहां पे लोकसभा में भी दिखाई दे रही है? नगमा, आपने कहा कि इस दफा ओपिनियन पोल ऐसा दिखा रहे हैं कि दिल्ली में शायद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं जीत पाएंगे। आपका ध्यान मैं ले जाऊंगी फिर से थोड़ा सा राजनीति के इतिहास पर। 2004 और 2009 में जिन एजेंसीज की आपने बात की, चाहे नीलसन हो या सीएसडीएस हो या तमाम और एजेंसीज जो ओपिनियन पोल कराती हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को उतनी सीटें दिखाई जिससे कि 50 सीटें ज्यादा कम से कम लोकसभा चुनाव में आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आपका सैंपल साइज कितना भी रहा हो, वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तथ्य जो बड़े रूप से सामने आया है वो ये है कि दिल्ली असेंबली चुनाव के बाद से अभी तक कांग्रेस का ग्राफ ऊपर बढ़ा है और दिल्ली असेंबली चुनाव में जो मुख्य रूप से जिस पार्टी ने उलटफेर किया था उसका ग्राफ एक बहुत ही कंसिस्टेंट रूप से नीचे आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से मैदान छोड़कर भागने का काम हुआ है और जिस तरह से नकारात्मक विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने निभाई है, उसके चलते मुझे पूरा यकीन है कि इस बार दिल्ली की जनता बहुत ही सतर्कता और सचेत होकर वोट करेगी, क्योंकि स्थिर और स्थायी सरकार
न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश में। आपने कहा 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने दे दिए। फिर वही ओपिनियन पोल की मैं बात करूंगी कि जो तमाम ओपिनियन पोल्स हैं जिससे आपको बहुत मदद भी मिली थी, वही दिखा रहे हैं कि जो आपकी पॉपुलैरिटी जनवरी से लेकर मार्च तक में भी सौरभ काफी गिरी है। खास करके दिल्ली जो आपका गढ़ है, यही आपका स्ट्रांग होल्ड है, यहीं से आपने शुरुआत की। वहां भी अरविंद केजरीवाल कई रोड शोज में जब गए तो काफी ज्यादा उनको कभी कहीं काले झंडे दिखाए गए, कहीं पर उन पर हमले हुए। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है ये पब्लिसिटी स्टंट हो। बहरहाल उनको वो रिस्पांस, वो जोश नहीं मिला जो कि दिल्ली में मिलना चाहिए था। और जो अगला सवाल मैं पूछूंगी इसके, लेकिन रागिनी जो कह रही थी कि 49 दिन में सरकार छोड़कर भाग गए, वो भी एक इल्जाम आप पर आ रहा है। देखिए, ओपिनियन पोल्स वालों को तो बड़ी मोहब्बत है आम आदमी पार्टी से, आज से नहीं पहले से ही है। आपकी मदद की उन्होंने। दिल्ली के चुनाव से पहले भी ओपिनियन पोल्स ने बहुत बरगलाया लोगों को। हमारी पार्टी की हैसियत नहीं है इस बार कि कोई ओपिनियन पोल करवा लें या कुछ जोड़ तोड़ करवा लें। और योगेंद्र यादव जो हमारे लिए ओपिनियन पोल करते थे, खुद गुड़गांव के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ 15-17 करोड़ हैं इस बार पार्टी के पास और 440 सीटों में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ओपिनियन पोल की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं, पर मेरा सवाल ये था कि इसमें कुछ सच्चाई है कि क्रेडिबिलिटी जो थी आम आदमी पार्टी की वो कुछ कम हुई है। जमीनी हकीकत आपको क्या लग रही है, या खास करके दिल्ली में जो आपका स्ट्रांग होल्ड है? 2-3 तरीके के लोग मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तो गरीब आदमी है, रिक्शा चलाने वाला, रेडी चलाने वाला और ऑटो चलाने वाले लोग, जिनको रोज प्रशासन से, पुलिस से जूझना पड़ता है, वो लोग तो हमारे साथ खड़े हैं, पक्का खड़े हैं। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, अंग्रेजी न्यूज़ देखते हैं, उसमें 2 तबके हैं। एक तो वो तबका है जो इन सबको सच मानता है, इस न्यूज़ को, इस अखबार को सच मानता है, और वो शायद हमारे साथ नहीं है। मगर एक तबका है जो हमारी सच्चाई के साथ खड़ा है और हमारी ईमानदारी के साथ खड़ा है, और वो हमारे साथ रहेगा। और हम लोग देश के लिए खड़े हैं आज जी। जो आप भावुक हो रहे हैं कहते कहते, लेकिन इसी बात के लिए आपकी पार्टी की बहुत इज्जत भी थी बहुत सारे लोगों में, कि एक भावनात्मक जुड़ाव था आपकी पार्टी से, ईमानदारी से, कि भ्रष्टाचार से लड़ना, इन सब चीजों से। और कुछ लोगों को ऐसा लगा है कि शायद जितनी उम्मीद थी उस पर खरे नहीं उतरी आम आदमी पार्टी, और इसलिए कुछ लोग जो हैं वो मायूस हैं। बीजेपी के पास वादे के लिए क्या है? नरेंद्र मोदी की कथित लहर है, उसका सिर्फ आप फायदा उठा रहे हैं, या कुछ और भी है आपके पास कहने के लिए? दिल्ली में भी घोषणा पत्र भी है नगमा। मैं वो कहने वाली थी कि आपने अपना मैनिफेस्टो भी जारी नहीं किया है, तो क्या वादे कर रहे हैं लोगों से आप? नगमा, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अभी थोड़ी देर पहले रागिनी जी ने कहा कि 2004 में भी ओपिनियन पोल्स हुए थे, 2009 में भी ओपिनियन पोल्स हुए थे। तो मैं यहाँ याद दिला दूं कि मीठा मीठा वाह वाह, कड़वा कड़वा थू थू, थोड़े दिन पहले जो है कर्नाटक के भी ओपिनियन पोल हुए थे। और जब कर्नाटक के ओपिनियन पोल हुए थे तो यही कांग्रेस के नेता थे जो नाच नाच के ताता तैया कर रहे थे कि देखो देखो क्या हो गया येदियुरप्पा जी का, क्या होगा कर्नाटक का, क्या हो गया बीजेपी का। और जब ओपिनियन पोल इनके खिलाफ चले गए हैं तो ये थू थू करने में लगे हुए हैं कि ओपिनियन पोल सही नहीं है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार का एक माहौल बीजेपी नहीं दिखा रही है, खुद ओपिनियन पोल जिसको एनडीटीवी क्रेडिबल मानती है आप दिखा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन से उपज के आ रही है। ये कोई मैन्युफैक्चर्ड ओपिनियन पोल नहीं है। और जो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के आधार पर हिंदुस्तान के दिल को जीत रही है, तो मुझे लगता है वो 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो डेवलपमेंट है और वो गवर्नेंस है। और थैंक गॉड मैं कहूंगा, मैं एक युवा हूं और जितने भी पैनलिस्ट यहां मौजूद हैं मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूं सब युवा हैं, और पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में नरेंद्र मोदी के कारण से डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस हैज बिकम द एजेंडा। ये बहुत अच्छी बात है अगर डेवलपमेंट के मुद्दे पर आगे बढ़े, पर अगर आप सीट पे कैंडिडेट्स के खड़ा करने का ट्रेंड देखेंगे तमाम पार्टीज के, तो वहां भी कास्ट हावी लगता है, रीजनलिज्म हावी लगता है। उस पर मैं आगे चर्चा करूंगी। पहले मैं शामिल करना चाहती हूं इस मुद्दे को सैयद अतर दहलवी से सवाल पूछ के कि जो सोनिया गांधी शाही इमाम से मिली, आपको उससे क्या लगता है? क्या शाही इमाम वाकई मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उनकी बातें मुसलमान मानेंगे अगर वो अपील कर देंगे? तो क्या एन मास वोटिंग होगी? इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? क्या आप लोगों को बुरा लगता है कि शाही इमाम ही चुने जाते हैं, कि उन्हीं से जाके तमाम लीडर्स मुलाकात करें? नहीं नगमा, इसमें मैं बड़ी सच्चाई के साथ एक बात कहना चाहूंगा। आज शाही इमाम की मुलाकात में जितना हंगामा हो रहा है,
मैं बड़े अदब के साथ कह सकता हूं, विकीलीक्स ने खुद कहा, सारे अखबारों में आया कि 2004 के अंदर मलकानी साहब के जरिए उन्हीं शाही इमाम साहब ने भारतीय जनता पार्टी की हिमायत में फतवा दिया था जी। तब जो कोई सब बहुत अच्छे संत और महात्मा थे। उसके अलावा मधुकिश्वर, एपीजे अब्दुल कलाम और सिराजवाला के साथ नरेंद्र मोदी जी ने अपने आवास पे लगातार 3 तक मुस्लिम धर्म गुरुओं को बुलाया। सारे फोटो सारे अखबारात में आए, नेट पर आए, तब कोई परेशानी नहीं होती। हमारा कहना यह कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स में मत देखिए। वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तीनों पार्टी से आप ये कह रहे हैं कि आप जो असल मुद्दे हैं उसको उठाइए जिससे कम्युनिटी जुड़े, लेकिन शाही इमाम जैसे लोग जो हैं, तो क्या वो कम्युनिटी का, कौम का भला कर रहे हैं कि वो एक अपील कर देते हैं कांग्रेस के साथ दीजिए, कभी कहते हैं समाजवादी पार्टी को उनके घर में खुद लड़ाई है, या बुखारी कुछ और कहते हैं। अगर उनकी अपील पे कुछ होता 2004 में ये सरकार बना लेते। जब उनकी हमारा कहना यह है, हमारा कहना यह कि इसकी अपील से कुछ नहीं होता। वो जमाने लद गए जब जात के नाम पर वोट दिया जाता था, अब तो सब हो गए। नरेंद्र मोदी जी केरल में जाके कहते हैं मैं दलित था, इनके यहाँ आशुतोष जी हमारे चांदनी चौक में आके कहते हैं मैं गुप्ता हूं। ये जमाने लग चुके हैं। अब आप एजुकेशन की बात कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए, जोड़ने की बात कीजिए, संसदीय प्रणाली की बात। संजय सिंह, पॉलिटिकल एडिटर, फर्स्ट पोस्ट के संजय सिंह। संजय, जो बात ये कह रहे हैं कि इसके अगर ऐसा होता तो हम सब लोगों को बड़ी खुशी होती कि इसके दिन लद गए हैं, क्या वाकई दिन लदे हैं कास्ट और रिलीजन के पॉलिटिक्स? क्योंकि हम तमाम नेताओं को हम देखते हैं अलग अलग, आज सोनिया गांधी मिली शाही इमाम से, कल कोई और किसी और से मिलता है। दूसरे दिल्ली में भी अगर आप देखिए ट्रेंड, तो कास्ट और कहां पे जाट हैं, कहां पे गुर्जर हैं, कहां पे पूर्वांचली हैं, इन्हीं मुद्दों से टिकट बटे हैं और उम्मीदवार खड़े हुए हैं। आपको क्या लग रहा है? जी। दिल्ली का ट्रेडिशनल ये रहा है कि आप दिल्ली पे जो राज करता है, या दिल्ली जिस तरह का संसद में पैटर्न भेजती है, केंद्र में उसी का राज होता है। एक 1998 का अपवाद वो ले लें तब। इसलिए इमाम बुखारी के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सही कह रहे हैं कि 2004 में अगर इमाम बुखारी के कहने पे वो समर्थन मिलता तो वाजपेयी की सरकार बनती। लेकिन पूर्वी दिल्ली, जो बाहरी दिल्ली है, वहां कास्ट वाली चीजें जो हैं वो ज्यादा प्रबल हैं अभी भी। दिल्ली देखिए हमेशा से जनरली वोटिंग जो था 5-2 के तरह का होता था, 4-3 कभी नहीं हुआ। लेकिन इस बार एक तीसरा पहलू आ गया है जिसके कारण दिल्ली में कॉम्प्लिकेशंस वो हुई हैं। एक चीज के लिए मैं सौरभ को कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि सौरभ ने बहुत बेबाकी से अपनी बात कही। आम आदमी पार्टी के जो एक्सपेक्टेशन थे और बाकी चीजें थी, शायद वो भी इसी में कि दिल्ली पे जो राज करता है वो देश पे राज करेगा, वो शायद थोड़ी जल्दी कर गए और बाहर निकल कर चारों तरफ इतना चले गए कि शायद वो दिल्ली को भी ठीक से नहीं संभाल पाए। जी, तो ये हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ। एक इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है कि बहुत जल्दी इनको वक्त कम मिला प्रूव करने के लिए, सरकार छोड़कर गए, जिस पर बार बार ये आरोप आ रहे हैं कि आप रन छोड़कर भाग गए। दिल्ली में जो 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, अगर हम एक एक करके उसको देखें तो मैं नई दिल्ली से शुरू करना चाहूंगी, जहां से बीजेपी की मीनाक्षी लेखी हैं, कांग्रेस के अजय माकन हैं और आपके आशीष खेतान। आपने कई जर्नलिस्ट को उतारा है, उसमें से एक आशीष खेतान है। मीनाक्षी लेखी की बात अगर हम पहले करें, बड़ी अच्छी उनकी दमदार कैंपेनिंग है, उनको तमाम लोगों ने टेलीविजन पे रोज बोलते सुना है, लेकिन उनके साथ भी एक वो बात है कि नहीं है, अचानक से यहाँ पे आ गई है, नरेंद्र मोदी की लहर है, शायद इसलिए अजय माकन ने वहां पे काम किया है इतने सालों से। ये एक फैक्टर आपको लग रहा है? हालांकि ओपिनियन पोल्स फिर बीजेपी को वहां पे कह रहे हैं कि उनको फायदा नई दिल्ली में दिख रहा है। देखिए, जहां तक मीनाक्षी लेखी जी का सवाल है, 2-3 विषय बहुत महत्वपूर्ण रूप से जानने की आवश्यकता है। एक तो महिला है। अब देखिए, यहां हम पूरे चुनाव में कई दशकों से महिला सशक्तिकरण के विषय को आगे बढ़ा रहे हैं और मीनाक्षी लेखी जी के आने से महिला वाला फैक्टर, जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कहते हैं, वो भी एड्रेस होता है। दूसरा है प्रखर वक्ता है और एक सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से नए चुनाव में नए चेहरों के साथ, नए वादों के साथ गवर्नेंस और डेवलपमेंट उतरे। आज की ये नई पीढ़ी ये जरूर चाहती है और मुझे लगता है जिस प्रखरता के साथ मीनाक्षी लेखी आगे बढ़ी है वो अपने आप में एक बहुत ही अंजाम तक पहुंचाने वाला विषय है। और जहां तक अजय माकन जी का सवाल है, देखिए मैं तो जानता हूं, अंदर की बात है, हर कोई जानता है, आप लोगों ने भी दिखाया था कि अजय माकन तो लास्ट तक लगे रहे कि उनकी सीट भी प्राइमरी घोषित हो जाए और उनको राज्यसभा के रूट से अंदर ले लिया जाए और वो चुनाव ना लड़े, और वहां वो फेल हुए तो उनको बाध्यतम चुनाव लड़ना पड़ा। यही वो साइकी दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो भी कंफर्टेबल नहीं है। आशीष खेतान जी का जहां तक विषय है, देखिए ठीक है, जर्नलिस्ट को भी चुनाव लड़ना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि आपको कंपटीशन ही नहीं है न्यू दिल्ली में? मैं तो दूर दूर तक कहीं कंपटीशन देख ही नहीं रहा हूं। सौरभ, आशीष कुछ कंपटीशन दे पाएंगे इनको? देखिए, आप तीनों कैंडिडेट्स को इंडिविजुअल बेसिस पे देखिए। बाकी 2 कैंडिडेट्स ने जो भी दिया, देश को दिया, पार्टी को दिया, पार्टी से रिलेटेड ही दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया उन्होंने। आशीष खेतान ने पिछले 15 साल में 2G स्पेक्ट्रम के अंदर खुलासे किए, कोलगेट के अंदर प्रधानमंत्री ऑफिस की भूमिका का खुलासा किया,
नरेंद्र मोदी की सरकार एक महिला की जासूसी कराती थी, क्यों कराती थी, इस चीज का खुलासा किया। जी। उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अवार्ड मिले। तो दिल्ली, नई दिल्ली चाहेगी कि ऐसा एक आदमी जिसकी अपनी एक पर्सनल क्रेडिबिलिटी हो समाज के प्रति, उसको आप भेजें संसद के अंदर जो वो आपकी बात रखे। बाकी तो आपके और सामने अजय वो माकन नेता तो हैं। पहले से वहां हैं ही, तो शायद एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ होगी रागिनी, उनको देखिए, मुझे खामियाजा। लगता है आपने जो सवाल पूछा है उसको बुनियादी रूप से एक व्यापक तौर पर देखने की भी बहुत जरूरत है। दो पार्टियां हमारे सामने हैं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, और उसका जो शीर्ष नेतृत्व है, जो दोनों के मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं अगर ये सत्ता पे काबिज होते हैं, उनमें कितनी समानताएं हैं ये इस बात से बहुत जुड़ा हुआ है कि किस तरीके के उम्मीदवार उतारे गए हैं। नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिनों पहले एक रैली में जाकर कहते हैं कि 1857 में एक नारा दिया गया था, रोटी और कमल। आज ये नारा है रोटी और मोदी, माफ कीजिए, कमल और मोदी। तो जो रोटी एक जीवन का प्रतीक था, एक विकास का प्रतीक था, वो गायब हो गया है। दूसरी बात यह है कि व्यक्तिवाद जो है वो मुद्दों पर हावी हो गया है। इसीलिए ऐसे कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे जिनका उस सीट से कोई जुड़ाव नहीं है। जो पॉइंट आपने उठाया उस पर ये सब तमाम लोग आपसे सवाल करना चाहेंगे कि व्यक्तिवाद कांग्रेस में हावी कैसे नहीं है। वहां पर एक ये कांग्रेस, आप कड़ी नहीं देख रही हैं जो मैं बात कहने मैं की आपकी कोशिश बात कर रही समझ रही हूँ, पर वो बात आप पे भी हम आगे बढ़े, लेकिन एक सेकंड, इसीलिए मीनाक्षी लेखी को उतारा गया है जो कि टीवी डिबेट के अलावा कभी भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नजर नहीं आई। आशीष खेतान को नहीं मालूम है कि नई दिल्ली के मुद्दे क्या रहे हैं, किस तरीके से 7वें वेतन आयोग के गठन पे काम हुआ है, वो आरोप जो है, किस तरह से मास्टर कांग्रेस के कैंडिडेट पे भी है। मास्टर प्लान बनाने में अजय माकन जी की क्या भूमिका रही है, कॉमन प्ले स्कीम कौन लेकर आया, मैं एक बात स्टेडियम तमाम जो दिल्ली में और नई दिल्ली के चांदनी अंदर चौक बने हैं, उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ है रागिनी, चांदनी चौक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे कपिल सिब्बल, मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल ठीक कपिल सिब्बल वहां से उम्मीदवार है। कपिल सिब्बल 10 साल से उधर से एमपी हैं। अब उनके खिलाफ भी यही आरोप है कि 10 साल में लोग कहते हैं, जो कैंडिडेट है वहां के वो तो खैर कह ही रहे थे, पर लोग कह रहे हैं कि वो गायब हैं, नजर ही नहीं आए। कपिल सिब्बल केंद्रीय मंत्री थे, ये उन पर आरोप लग रहा है। आप पर कहना चाहेंगे? मैं आज बहुत फैक्ट्स के साथ रखूंगा विषय। मुझे लग रहा है कि बहुत यंग क्राउड है, फैक्ट्स जानना चाहेगी। अभी थोड़े दिन पहले आपके चैनल ने भी चलाया, बाकियों ने भी चलाया, सारे एमपीज के रिपोर्ट कार्ड जारी किए गए हैं। और रिपोर्ट कार्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं तैयार किया है, एडीआर ने तैयार किया है और एक जानी मानी संस्था एसएनएस ने मिलकर तैयार किया है। मैं राहुल जी का रिपोर्ट कार्ड बोल देता हूं। अभी आपने राहुल जी के विषय में बोला, अटेंडेंस जो इनकी है वो मात्र 43% है। जो क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने 10 वर्षों में वो शून्य है, 0 क्वेश्चन पूछे हैं। जो पब्लिक परसेप्शन है अमेठी में राहुल जी को लेके 10 में से उन्हें 3.3% मार्क मिलता है। जो एमपी लैड फंड होता है जो उन्हें अपने क्षेत्र में खर्च करना होता है लोगों की भलाई के लिए, जिस रोटी के विषय में मेरी बहन बोल रही थी, उसमें मात्र 54% ही खर्च किए गए हैं। बाकी उन्हें पता ही नहीं चला खर्च करना भी है या नहीं खर्च करना है। और एक बिग फेल्योर रहे राहुल गांधी, मैं नहीं कह रहा, एडीआर कह रही है, नीचे से 5वें नंबर पे है, नीचे से 5वें नंबर पे है। तो क्या ये यंग जनरेशन चाहेगी जो नेता नीचे से 5वें नंबर पर बैठ रहा है वो देश के सर्वोच्च नंबर पे बैठ जाए? या वो चाहेगी जनता कि जिस नरेंद्र मोदी ने परफॉर्मेंस दिया है वो प्रधानमंत्री बने? संबित जी ने कुछ आंकड़े रखे। मैं भी यहां पर कुछ सवाल जरूर रखना चाहूंगी। अभी आपने बताया कि पिछले 2 साल में विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी की अटेंडेंस 0 रही है। इसके आगे चलते हैं। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है, अब आप कह रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी सरकार आने वाली है। अब जरा मोदी ने कैसी सरकार, एक मिनट संबित जी, मोदी ने कैसी सरकार गुजरात में चलाई, ये भी मुझे लगता है कि नौजवानों को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 1,76,000 करोड़ रुपए का ऋण है गुजरात सरकार के ऊपर। हर तीसरा बच्चा जो गुजरात में है वो कुपोषित है। उड़ीसा देश का सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश कहलाता है, उससे भी पीछे हंगर इंडेक्स में गुजरात है। आगे बात करते हैं लिटरेसी में गुजरात का 12वां नंबर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप दोनों बीजेपी और कांग्रेस, हरियाणा, महाराष्ट्र में चलती रहेगी। रागिनी एक मिनट, एक सेकंड। एक ऐसा व्यक्ति जो घोषणा पत्र के लिए, ठीक है, रागिनी और संबित हम दोनों की बात सुन रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ रात नहीं हो सकती, हमको बात आगे बढ़ाना है। नरेंद्र मोदी जी को लिटरेसी के लिए एक मिनट, राजीव गांधी फाउंडेशन ने अवार्ड दिया है। एक मिनट
सर 1 मिनट में ऑडियंस के पास भी आऊंगी, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात, हम कुछ फैक्टर्स की भी बात करें कि दिल्ली में इस दफा चुनावी मुद्दे हैं क्या। कांग्रेस करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। इस वक्त देखिए करप्शन था, इन्फ्लेशन बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है कि अभी भी ये मुद्दे सौरभ है मैटर कर रहे हैं या कास्ट पे? मैं संजय को इस बात पर कमेंट चाहूंगी। अभी जो चुनाव लड़ा जा रहा है, हाँ। उसके अंदर कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, किसी पार्टी के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इंडिविजुअल्स को सिर्फ बिल्ड करके जी नहीं, देखिए मेरी बात सुन ले मैडम प्लीज। आप एक मिनट, रागिनी उनको बोलने दीजिए। सिर्फ अंधाधुंध और अश्लील पैसे का व्यापार हो रहा है। सबसे महंगा चुनाव लड़ा जा रहा है। इतना पैसा बहाया जा रहा है कि वो आदमी जो अन्ना हजारे का आंदोलन था, पूरा देश त्राही त्राही मचा रहा था, मैंने नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य नहीं सुना कि वो जन लोकपाल के बारे में क्या सोचते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में क्या सोचते हैं। अखबार मैंने उठाया टाइम्स ऑफ इंडिया, हर पेज पे नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार। तो पैसे का खेल है, हाइप का खेल है। और इस गरीब पार्टी के पास आज इतना पैसा नहीं है कि लोगों को दिमाग को हम मैनिपुलेट कर पाए जी। और इस खेल के आगे अब दिल्ली को चूज करना है। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पैसे की वजह से मार खा रही है। आपको बताएं, देखिए बात क्या हो रही है कि ये जो आंदोलन से जो पार्टी शुरू हुई वो इन दिल्ली वालों ने ही शुरू की थी। इनके उन मुद्दों को लेके हम खड़े हुए जो 65 सालों से इन पार्टियों ने कभी नहीं उठाए। ये दिल्ली वाले मैं हमेशा करते रहे। अब ये दिल्ली वाले आपका साथ छोड़ रहे हैं, आपको लगता है? अब ये दिल्ली वालों के ऊपर है। वो चाहे तो इस आंदोलन को चलने दें, चाहे तो इसको कुचल के खत्म कर दें। ये दोनों दोबारा हैं आपके साथ, 60-65 साल दोबारा इनको देखते रहिएगा। ये कभी मंडल लाएंगे, कोई कमंडल लाएगा, कोई कभी कुछ लाएगा, कुछ लाएगा। संजय, मैं आपका कमेंट चाहूंगी, पर अथर साहब आप अपनी बात कुछ कहना चाह रहे हैं। आप जरा बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं। यह है कि चुनावी मुद्दे होते हैं, वादे और सब आंकड़े पेश करते हैं। मैं सिर्फ एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा। मैं परसों गुवाहाटी में था। जाहिरी बात है, आप एक नेशनल लीडर को ला रहे हैं एक प्रधानमंत्री के पद के लिए। दोनों लोगों का कहीं ना कहीं वंशवाद भी है, लोगों को लेकर आते हैं। मेरा सिर्फ इनसे पूछना है, क्या 1 इंडिया 1 मैन 1 पार्टी की बात करते हैं? आसाम में 7 तारीख को चुनाव है, 7 कोई अपना घोषणा पत्र लेके आ रहे हैं। इनसे कोई ये पूछे क्या नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा नहीं है? दूसरी मुझे कहने दीजिए, दूसरी चीज मैंने अब के बाद देखा जब हम आ रहे थे, अब आएगी बाहर या अब आएगी खुशहाली मुझको नहीं मालूम। मुझको ये बताइए, क्या 65 सालों में हम पत्ते बांध के फिर रहे थे? कि हम पेड़ों से फल खा रहे थे तोड़ के? कि हमारे पास कुछ नहीं था? अरे आप डेवलपमेंट की बात की, उस डेवलपमेंट की बात की सारे लोग मिलके, जिसमें भारत के हिंदू मुसलमान हर आम आदमी उसके अंदर शामिल हो। परंतु ये जो व्यक्तिवाद आप लेके आए, कहीं ना कहीं भारतीय संसदीय प्रणाली पे ये हमला है। अभी तक हम अपना उम्मीदवार चुनते थे उसकी जाती तौर पर, आज ये कहते हैं कि आप वोट दीजिए मोदी को, तो फिर मेरी चॉइस कहां रही, मेरा उम्मीदवार कहां रहा? आपको लगता है कि सिर्फ आप उत्तर दीजिए, उसके मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। दे दूं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, जहां तक आपको लग रहा है कि व्यक्तिवादी जो पूंजी है लोकतंत्र में वो भारतीय जनता पार्टी इस बार ला रही है, तो बहुत साफगोई के साथ में उत्तर दूंगा। आप देखिए, जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स होती है वो क्या होता है? वो होता है जहां प्रधानमंत्री पालने में अवतरित होते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं वो पालने में, और वो केवल कांग्रेस में होता है। हमारे यहां जब नरेंद्र मोदी, एक सेकंड में कंप्लीट कर, नरेंद्र मोदी धूल धूप धूसर। आप देखिए नरेंद्र मोदी जिस प्रकार का एक स्ट्रांग मीडिया का जो अटैक है वो फेस करते हुए 15 वर्ष के बाद उभरे हैं। कोई नेता हिंदुस्तान में ऐसे नहीं उभरा है, मैं बता दूं। दूसरा विषय बता दूं, आप देखिए, आप जिस वंशवाद की बात कर रहे हैं, यही बहुत दिलचस्प विषय है। यह है ब्रांड शिफ्टिंग। आज तक कांग्रेस के पास एक ब्रांड था, गांधी परिवार का ब्रांड। हर चुनाव में इस ब्रांड को उन्होंने उतारा और खेला। आज पहली बार वो ब्रांड धुलसात हो गई है, खत्म हो गया है, और आज नरेंद्र मोदी नाम का एक ब्रांड उतरा है डेवलपमेंट का। सर आप लोग एक मिनट, आप मुझे कंप्लीट, आप सब बोल रहे हैं, एक मिनट। अरे आप इतना बोल रही थी, मैंने कुछ नहीं बोल रहा था। आज जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, यहां लोग बैठे हैं, ये पैसे के लिए बहुत कष्ट में हैं। हाँ। मैं पूछता हूं, यहां जितने लोग हैं, मैं सबको 2-2 हजार रुपए दे दूं तो क्या ये मेरे को वोट दे देंगे? क्या हिंदुस्तान की जनता मूर्ख है? क्या हिंदुस्तान की जनता पैसे लेकर वोट करती है? ये कहना चाहते हैं कि इनके पास बहुत पैसा है, वो कह रहे हैं वो कैंपेनिंग में पैसे नहीं खर्च कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं कि हमारे पास केवल 14 करोड़ रुपए हैं और यहाँ पैसा का खेल हो रहा है। पैसा का खेल क्या होता है? 1 मिनट से 20 हिंदुस्तान की जनता पैसे में वोट करती है? आपको बताता हूँ ना, क्या इलेक्शन कमीशन पैसे से खरीदा जाता है? मेरी बात सुनिए, सॉरी, अब आपकी बात संपित हो गई है। वो कैंपेनिंग की बात कर रहे थे कि पैसे खर्च करने के लिए। मोदी, एमसीडी का टॉयलेट है मोदी, आगे बढ़ता हूँ मोदी, मेट्रो में चढ़ता हूँ मोदी, अखबार खोलता हूँ मोदी,
हर जगह साहब कितना पैसा आपके पास आया, हमें आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? केजरीवाल एफएम खोलते ही केजरीवाल, वो कहां से आ जाते हैं बताइए? रागिनी, मैं सवाल पूछ लूं ये कि क्या कांग्रेस के पास ऐसे कोई बड़ा मुद्दा नहीं जो इस मोदी सेंट्रिक इलेक्शन को शिफ्ट कर सके? नहीं देखिए, मैंने शुरुआत ही इस बात से की और मैं फिर उसको दोहराना चाहूंगी। इन्होंने बहुत बढ़िया बात की। आप देखिए कौन कौन बाहरी है और किस तरीके से एक जो ट्रेडिशनल राजनीति को बदलने की बात करके आम आदमी पार्टी आई थी या भारतीय जनता पार्टी उस तरीके की बात कर रही है, लेकिन वो लिप्त उसी तरीके की राजनीति में है। आप देखिए सिख समुदाय को कहीं ना कहीं जोड़ने के लिए जर्नैल सिंह को उतारा गया। परवेश वर्मा, इन्होंने कहा वंशवाद नहीं है। परवेश वर्मा किसके बेटे हैं? अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? गांधी परिवार को 2 टिकटें तो आप लोग भी दे ही रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी राजनीति से लिप्त ये लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के, अगर आप, क्योंकि ये दिल्ली सेंट्रिक आप बात कर रहे हैं, तो उनके अगर आप प्रत्याशियों को देखें तो हमने कोई ऐसा उलटफेर नहीं किया है। जिस व्यक्ति ने जिस क्षेत्र में काम किया है उसी को टिकट मिली है। और मुझे लगता है कि असल में मुद्दा विकास होना ही चाहिए और उसी की तर्ज पर जनता आंकेगी भी इसको। और ये जो जहां तक पूर्वांचली, आप चाहे मनोज तिवारी को ले लें या आप स्मृति ईरानी को लें या आप किरण खेर को ले लें, ये सभी लोग ऐसे हैं जिनको अब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पर पैराशूट, आपने पालने की बात की थी, यहां पर पैराशूट लैंडिंग की गई है, वहां पर हेमा मालिनी वो अपने आप को जनता से कनेक्टेड दिखाई नहीं पा रहे हैं। आपके यहाँ जो लोग स्टार्स सवाल हैं, पूछ रहे आपके यहाँ हैं। जो स्टार्स हैं वो, आपके यहाँ जो स्टार्स हैं, 15 साल से मैं आपको खुद काम बताती कर हूँ, रही हैं। कांग्रेस पार्टी में काम करती रही हैं। हेमा मालिनी भी वो कहेंगे कि हमारे साथ जुड़ी रही हैं, बहुत काम किया है। मैं आपको और भी और बहुत सारे चलिए ऐसे मैं ब्रेक ले लूं अभी, बता सकती उसके बाद हूँ। ब्रेक ले लूं मैं अभी, ब्रेक लेने का वक्त हो गया के है। बारे में मैं जरूर कुछ बोलना चाहूंगी। जरूर उसमें जरूर मुझे जरूर मौका दीजिए। व्यक्तिवाद से कौन सी पार्टी जो है वो प्रेरित नहीं है या पीड़ित नहीं है, इस ब्रेक के बाद और तमाम लोगों के सवाल, वोटर्स का, दिल्ली के वोटर्स का एक हिस्सा जो यहां पर बैठा हुआ है, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग वोट करेंगे और आज की बात को सुनकर शायद आपको फैसला करने में ज्यादा आसानी होगी। इस ब्रेक के बाद लोगों के सवाल के साथ लौटेंगे। अजय माखन जी ने 5 साल में क्या किया, वो क्षेत्र में जाके खुद रागनीति देख लेंगे, उनके चेहरे भी नहीं देखे हमने। कुमार विश्वास को हमने राहुल गांधी को हराने के लिए उतारा। अगर वो हार जाएंगे तो सोनिया वैसे ही हार जाएंगे। आप लोग 60 साल में देश में पानी तक नहीं देते हुए शख्स, क्या दे पाओगे? डेवलपमेंट और गवर्नेंस, इस एजेंडे को लेकर नरेंद्र मोदी आए हैं और यही एजेंडा होना चाहिए। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तान क्या है। बहुत गर्म बहस यहां पर चल रही है और सबको लग रहा है कि वक्त कम पड़ रहा है बात करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग, वोटर्स का एक हिस्सा यहां पर है जो बेचैन है सवाल पूछने के लिए। जल्दी सवाल पूछेंगे अपना, तो जवाब। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। आप कह रहे हैं कि जनता मूर्ख नहीं है, आप 2000 रुपए देंगे वो आपको वोट नहीं करेंगे, बट जो भी गरीब लोग हैं उन्हें आप अगर 2000 देंगे, कोई रिक्शे वाला होगा तो वो तो पहले पेट की सोचेगा ना, पहले रोटी देगा, वो वोट जरूर। अगला सवाल मैं ले लूं, उसके बाद आप एक एक करके करेंगे। आप बताइए सवाल किससे आपका? मेरा रागिनी जी से सवाल है। उन्होंने ये कहा कि जो है मीनाक्षी जी जो है नहीं आई हैं, पर पुराने रह के जो है ना अजय माखन जी ने 5 साल में क्या किया, वो क्षेत्र में जाके खुद रागिनी देख लेंगे, उनके चेहरे भी नहीं देखे हमने। नंबर 2, मैं उनसे सौरभ से भी क्वेश्चन करना चाहूंगा एक, कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो है सोनिया गांधी के खिलाफ क्यों नहीं उतारा प्रत्याशी, जब यहाँ शीला दीक्षित के साथ काफी उतावली थी कि भाई यहाँ जो उनके साथ मैं आपका सवाल समझ गई सर, जल्दी करें। एक जवाब पहले सौरभ जल्दी से दे दीजिए कि सोनिया गांधी के खिलाफ प्रत्याशी क्यों नहीं? लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मोदी और राहुल कर रहे हैं, तो हमने जो बड़े शीर्ष नेता थे उनके खिलाफ उतारा है। और हमारी नियत आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा सबसे बढ़िया सेनानी था कुमार विश्वास को हमने राहुल गांधी को हराने के लिए उतारा। अगर वो हार जाएंगे तो सोनिया वैसे ही हार जाएंगे। और रागिनी, आपसे जिन्होंने सवाल पूछा था कि अजय माकन वहां पर नजर ही नहीं आए, लोग ऐसा कह रहे हैं, ये आम लोगों में से एक है। बोलने दीजिए। आपने कहा, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैंने हालांकि ये बात बताई, अजय माकन जी ने बहुत सारा वहां के लिए काम किया और खास तौर से अभी की बात करें तो 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ, सरकारी कर्मचारी बहुत हैं, एनडीएमसी के लिए बहुत सारा काम हुआ, कम इन प्ले स्कीम वो लेकर आए जिससे कि तमाम बच्चों के जो खेलकूद की प्रतिभा है उसको निखारने का काम मिला।
मंत्री होने के नाते वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे, तब ये भारत में पहली बार हुआ कि ओलंपिक में जो पदक तालिका है वो सबसे ज्यादा भारत की रही। तो मैं समझती हूँ ऐसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बात ये है कि ऐसे चेहरों को उतारना अगर ग्लैमर मुद्दों पर हावी होगा, अगर चेहरे राजनीति पर हावी होंगे, तो ये न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए घातक है। और कुमार विश्वास जी तो खुद ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आ ही नहीं रहे हैं, मैं बुला रहा हूं, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया गया आम आदमी ये कैसी ये मेरे साथ क्या किया गया है? राहुल गांधी का इतना प्रभाव है कि अब अकेले पड़ गए हैं कुमार विश्वास। एक सेकंड। और दूसरे कि आम आदमी पार्टी पर ये आरोप बहुत लोग बड़े कैंडिडेट जो छोड़ के गए वो लगाते रहे हैं सौरभ के पार्टी में अनारकी है, कोई हमें पूछने वाला नहीं, अपने आप के लिए छोड़ दिया गया है हमें। देखिए पार्टी के अंदर एक कमी है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं है, इतना टाइम नहीं था कि आप पूरे देश के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को तैयार कर लें। इतनी जल्दी क्यों थी फिर? अगर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं था, प्लीज प्रधानमंत्री बनने की पूरी जल्दी थी। संपेद एक मिनट, लोगों के सवाल हम और ले ले, आप काउंटर एक दूसरे का झगड़ा तो चलेगा बहुत लंबा यहाँ पर, आप पूछिए जल्दी से। क्वेश्चन रागिनी नायक के ऊपर है। रागिनी नायक जी, 60 साल से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही, देश में रही है। आप लोग 60 साल में देश में पानी तक नहीं देते स्वच्छ, क्या दे पाओगे आप आगे? मोदी का एक एडवर्टाइजमेंट बहुत चल रहा है कि लड़कियां आगे बढ़ी हैं, लड़कियां आज बाहर निकल गई हैं, ये लड़कियां काम कर रही हैं। मैं बता रही हूँ, पानी नहीं दे पाए, इस पर बताएंगे। नहीं, ये तो झांकना पड़ेगा अंकल जी। आम आदमी पार्टी आई थी फ्री पानी की बात करके। विकास की तरफ ही आ रही हूँ, विकास राजनीति समय कम है, स्पेसिफिक जवाब दे तो बेहतर होगा। एक छोटा सा उत्तर देना चाहूंगा मैं यहाँ पे। संपेद एक मिनट, ये जो सवाल भी है करेंगे तो मैं तो प्रश्न का उत्तर दूंगा ना। जरूर एक सवाल यहाँ से मैं ले लूँ, उसके बाद जल्दी पूछिएगा जी। मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं बंटने दूंगा, वहीं पे अमित शाह जी जो उनके दाएं हाथ माना जाता है, वो बयान देते हैं एक धमकीनुमा कि मेरी बीजेपी सरकार बनने के बाद मुलायम सिंह को खदेड़ दूंगा, मुलायम सिंह सरकार जल्द खत्म बदला लेने की बात तो क्या सर ये सही है? इस तरह से बोलना चाहिए? क्या पार्टी पे कोई असर पड़ेगा? सर मुझे पता आप सबके पास सवाल हैं, पर आप अगर जवाब देने दें कि अमित शाह के बयान पर हंगामा मचा हुआ है, आप क्या कहेंगे? क्यों वो बदले की और कम्युनल फ्लेयर अप क्यों कर रहे हैं वो? आप पहले पूरे बयान को सुने, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है जिन लोगों ने दंगे कराए, जो लोगों ने आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ की, उनको आप बदला लीजिए। कैसे लीजिए? बटन दबा के बदला लीजिए। मेरा राजनीति से क्वेश्चन है जी कि मेरा मानना है कि बीजेपी ने जितनी भी स्टेट में राज कर रही है, ऐसा उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से कि आज लोग उनको मतलब कि समर्थन करते। ये आपके बुरे कर्म हैं जिनकी वजह से आप इनको प्लेट पे रख के गद्दी देने जा रहे हो। अगर ये आम आदमी पार्टी ना होती तो दिल्ली में भी ये काम हो। ये आरोप सौरभ का भी आरोप है कि आपकी वजह से बीजेपी शायद जीतने वाली है। कि बीजेपी से कोई सेटिंग हुई है? बिल्कुल सरेंडर किया हुआ है इन्होंने मोदी के सामने। एक सेकंड, कांग्रेस ने पूरा सरेंडर किया हुआ है। सोनिया जी अरविंद केजरीवाल के ट्रांसफर को रोकने के लिए चिट्ठी लिखती है और सेटिंग हमारा होता है। रागिनी से सवाल है, रागिनी से संबित, रागिनी से सवाल है, रागिनी से सवाल। हाँ। मैं इस बात को मानती हूँ कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी झूठे विकास के परिदृश्य को बेचने में कामयाब हुए हैं, बेचने में कामयाब हुए हैं, और उसी के चलते कहीं ना कहीं दिल्ली में ये भावना बनी और उस भावना से दिल्ली की जनता ठगी गई। मैंने इसी बात से शुरुआत की। इनकी निष्क्रियता और विफलता दिल्ली में सभी ने देखी है, इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल एडवर्टाइजमेंट जो एफएम पे दे रहे हैं उसमें खुद बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं भाग के गया हूं, तो सफाई दे रहे हैं। उसी तर्ज पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास का एक ऐसा छद्म मुखौटा पेश किया जिसके बहकावे में कुछ ना कुछ, और खासतौर से प्रचार प्रसार जो पैसा फेंक के हुआ है, जिसके चलते मधुसूदन मिस्त्री जी को निगम पार्षद में अपील करने के बाद भी एक होर्डिंग नहीं मिली। मेरी एक ऑब्जर्वेशन हमेशा से आप पार्टियों के बारे में रही, आप दोनों के बारे में, आप टेलीविजन डिबेट्स में बहुत झगड़ा करते हैं मगर एक दूसरे के खिलाफ केस नहीं करते, एक दूसरे को जेल में नहीं भेजते। ये सेटिंग क्यों है और ये झगड़ा क्यों है? एक मिनट सवाल। इन सबके जो ये झगड़े हैं उसे देखकर सिर्फ एक शेर याद आता है जी। बर्बादी गुलशन की खातिर बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां का है। इस प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त है, इतना ही वक्त है। पर चलने के पहले मैं तीनों कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगी कि क्या आप एक सेंटेंस में मुझे बता सकते हैं कि आपको इस दफा लोग क्यों वोट दें? सौरभ, अगर आप हमारी सच्चाई और ईमानदारी पे यकीन रखते हैं तो आप वोट दें। संबित,
इसलिए क्योंकि मुझे लगता है डेवलपमेंट और गवर्नेंस इस एजेंडे को लेकर नरेंद्र मोदी आए हैं और यही एजेंडा होना चाहिए। इस एजेंडे को कम्युनलाइज करने की भरसक कोशिश कांग्रेस कर रही है, ये एजेंडा नहीं होना चाहिए। आप फिर आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो गए। कांग्रेस को वोट क्यों दिया जाए? देखिए, मैं कहूंगी कि सोनिया गांधी जी ने ये बात बिल्कुल साफ की कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है संविधान की रक्षा के लिए, विकास की एक जो निरंतरता, जो विकास की कहानी भारत में लिखी गई, दिल्ली में लिखी गई, उसकी निरंतरता को बनाने के लिए। और हमारा घोषणा पत्र इस बात का प्रमाण है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो वायदे और दावे होते हैं, जो घोषणा पत्र होता है, वो वोट बटोरने के लिए नहीं होता। जो नियत होती है वो आपके कामों से, जो आपने कहा, कार्यशैली से पता चलती है, और उसके आधार पर ही हम चुनाव इस बार जीतेंगे। चलिए, वादे जो हैं वो लुभाने के लिए नहीं होते, इस पर थोड़ा शक होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की यही शिकायत रही है कि जो वादे होते हैं वो सिर्फ चुनाव के वक्त होते हैं, वो पूरे नहीं हुए, इसलिए शायद सत्ता विरोधी लहर भी होती है। आप सिर्फ मोदी की बात कर रहे हैं कि मोदी आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा, एक नया भारत का निर्माण होगा, एक जो विकास की रफ्तार है उसकी निरंतरता को बनाने की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी ने एक नई उम्मीद जगाई थी, वो इस दफा कहां जाएंगे? दिल्ली में उनकी कुछ पॉपुलैरिटी कम हुई है, और जैसा यहां पर मौजूद ऑडियंस में से एक शख्स ने बड़ी खूबसूरती से इस बात को कहा कि एक उल्लू काफी होता है गुलिस्तां की बर्बादी के लिए, जब हर शाख पे उल्लू बैठा है तो अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो कुछ इस तरह का मूड है, लोगों के सवाल खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोग में वक्त आज इतना ही है, लोग सोच समझ के वोट करेंगे। सबकी बात यहां पर सुनी है कि उनको क्या चाहिए, और हर पार्टी इस वक्त बात विकास की कर रही है, लेकिन वाकई कितना विकास होगा, किसे चुने, इस दुविधा में वोटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और आप तमाम लोगों का। बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई अभी थमेगी नहीं, मुझे मालूम है, इसके बाद भी चलेगी, लेकिन आज अभी हम लोग में इतना ही वक्त। अतर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।